हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका वेरी फर्स्ट लेक्चर है आज। तो आज हम बहुत ही कॉमन बातें जो है इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से पूरे लेक्चर में साथ में बने रहिएगा। सबसे पहले आती है टर्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है, देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसीजर है। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स या फिर सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में। किस बेसिस पर? उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखेंगे कि वो जो क्लासिफिकेशन है, उनकी ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग है, वो किसको ध्यान में रख के होनी चाहिए? उसी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को जो हमने लिविंग वर्ल्ड के लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। क्लियर है? तो देखते हैं क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिखेंगे इट इज़ दी सिस्टमेटिक प्रोसीजर, सॉरी साइंटिफिक प्रोसीजर, दोनों लिख लेंगे। इट इज़ द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर। ठीक है, इट इज़ द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर टू अरेंज organisms on the basis of similarities and dissimilarities। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली। इतनी बात क्लियर है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। अब इस चैप्टर में हमें पता लगा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन की नीड ही क्यों पड़ी, बताइए। ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की क्या नीड थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है। सेपरेटली हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है बेटा जी। तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप के कोई एक या दो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उनके कैरेक्टर देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, और वही कैरेक्टर फिर क्या बन जाते हैं, इसेंशियल कैरेक्टर बन जाते हैं। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि हम ग्रुप के बाकी मेंबर्स को भी उनके साथ क्या कर सकें, रिलेट कर सकें प्रॉपरली। क्लियर है? तो ये थी हमारी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? कि नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी एंड ईच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ी। अब सेकेंड थिंग आती है कि हमारे पास 3 सिस्टम है क्लासिफिकेशन के। ठीक है, देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड कौन सा था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हमने 3 सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन के डिस्कस करने हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। ठीक है बच्चे, तो आप इसको नोट करेंगे और फिर हम सबसे पहला वाला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल। सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल है तो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। लेकिन इसमें क्या देखा कि सिर्फ 1 या 2 ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडरेशन में लिया गया क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम। इसमें क्या था, ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो बात होगी कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी कैसे करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए, एक आए एरिस्टोटल, ठीक है, और दूसरे आए हमारे पास प्लाइनी। ठीक है, तो
तो एरिस्टोटल ने क्या कहा, सबसे पहली बात इन्होंने क्या कही, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। एरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया टू कैटेगरीज में। कौन कौन सी टू कैटेगरीज में इन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को? फर्स्ट इज इनेमा एंड सेकंड इज एनेमा। ठीक है, ओके। तो ए का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब क्या होता है इसका, विदाउट, यानी कि यहाँ पर हो गए विदाउट रेड ब्लड सेल्स वाले एनिमल्स। ठीक है, इस कैटेगरी में। और इसमें हो गए विद रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो इनेमा में हो जाएंगे विद, बिकॉज ई मतलब विद इन और ए मतलब विदाउट। क्लियर है? तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया इन दो कैटेगरीज में। उसके बाद एरिस्टोटल ने एक काम और किया, प्लाइनी को डिस्कस करने से पहले हम एरिस्टोटल को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सेकंड थिंग इसने क्या बताई एरिस्टोटल ने, कि ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को इसने कैटेगराइज किया थ्री बेसिस पर। ठीक है, कि या तो एनिमल्स कैसे होंगे, एक्वाटिक होंगे, या फिर कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है, या फिर कैसे होंगे, एरियल होंगे। ठीक है बेटा, एक्वाटिक का मतलब जो वाटर में रहते हैं, जैसे फिशेस वगैरह, फिश एटसेट्रा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में कौन से होंगे, जो लैंड पे रहते हैं, जैसे कि कैटल्स वगैरह। ठीक है, और एरियल कौन होंगे, जो एयर में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि बर्ड्स वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल ने दो काम किए। एक तो इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में, इनेमा और एनेमा। ठीक है, और सेकंड इन्होंने क्लासिफाई किया हैबिटेट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को थ्री कैटेगरीज में, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल में। क्लियर है बच्चे इतनी बात? ठीक है, अब हम देखते हैं प्लाइनी ने क्या किया। इसको नोट करेंगे पॉज करके। प्लाइनी, सेकंड साइंटिस्ट आए प्लाइनी। प्लाइनी ने क्या कहा, प्लाइनी ने इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बखूबी यूज किया दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। एरिस्टोटल ने तो क्या किया था, ओनली एनिमल्स को कैटेगराइज किया था, लेकिन प्लाइनी ने क्या किया, इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज किया दोनों के लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, यूज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। और क्या बेसिस थे, वही हैबिटेट के बेसिस पर किया। ठीक है, हैबिटेट के बेसिस पर ही किया कि कौन से एक्वेटिक हैं, कौन से लैंड हैं और कौन से एरियल हैं, इसी बेसिस पे किया था। क्लियर है बच्चे? प्लाइनी ने एक काम और किया, प्लाइनी ने सिर्फ एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया उसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर, कि वो फ्लाई कर सकते हैं नहीं, फ्लाइट और नॉन फ्लाइट के बेसिस पर। ठीक है, प्लाइनी ने एक काम और किया, एक तो ये किया, और दूसरा काम क्या किया इसने, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइंग नेचर, दैट इज आइदर फ्लाइट और नॉन फ्लाइट। फ्लाइट और नॉन फ्लाइट के बेसिस पर इसने क्या किया, एनिमल्स को क्लासिफाई किया टू टाइप्स में। तो प्लाइनी की भी दो बातें होगी, एरिस्टोटल की भी दो बातें होगी, और यहाँ पर हमारे पास हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अब कौन सा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको नोट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, इसके अंदर एक दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं लिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज किए। ठीक है, इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स जो थे वो क्या किए, यूज किए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यूज किया ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। और क्या मोटिव था इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को यूज करने का, ताकि प्रॉपर कंपेरेबल स्टडी हो पाए। क्या हो पाए, प्रॉपर कंपेरेबल स्टडी हो पाए। कंपेरेबल स्टडी का मतलब हो गया कि प्रॉपर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमारे पास क्लियर कट दोनों अलग अलग हमें पता लग जाए। ठीक है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी,
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि इसने क्या किया, नेचुरल रिलेशनशिप बताई ऑर्गेनिज्म के अमंग, ठीक है। तो इसको स्टार लगा के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या बताया इन्होंने, नेचुरल रिलेशनशिप, ठीक है, अमंग ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल रिलेशनशिप को बताया इन्होंने, ठीक है। तो ये बात आ गई किसके अंदर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे वो भी देख लेते हैं। इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी थे, ठीक है। इसके अंदर एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी थे, ठीक है। इसके अंदर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी थे, ठीक है। इसके अंदर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने कंसिडरेशन में लिया और ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, ताकि एक नेचुरल रिलेशनशिप जो ऑर्गेनिजम्स के अमंग क्रिएट हो पाए, और सेकंड थिंग कि उनमें हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएँ, ठीक है। इसको नोट करेंगे। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि बच्चे हमारे पास मैमल्स हैं, तो मैमल्स के हम किन फीचर्स के बेसिस पर उनको कहते हैं कि मैमल्स हैं। हमने कह दिया कि मैमल्स के अंदर मैमा प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है विच कवर देयर बॉडी, ठीक है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है उनके अंदर। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जो मैमल्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैमल्स के अंदर क्या होता है, डी न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं मैमल्स के अंदर, पॉइंट ओ भी नोटेड है ये, ठीक है। मैमल्स के अंदर क्या होते हैं, डी न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स होते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। डी न्यूक्लिएटेड यानी कि डी का मतलब विदाउट, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसे आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के अंदर। सिमिलरली वैसे ही हम देखें अगर बर्ड्स के केसेस में, तो बर्ड्स में क्या होंगे, विंग्स प्रेजेंट होंगे, फैदर्स प्रेजेंट होंगे, न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आया, क्या, न्यूमेटिक बोन्स, ठीक है। न्यूमेटिक बोन्स का क्या मतलब होता है, न्यूमेटिक का मतलब होता है होलो, ठीक है। इनकी बोन्स कैसी होती हैं, अंदर से होलो होती हैं, इनके अंदर बोन मैट्रिक्स नहीं होता, तभी ये क्या कर पाती है, इजीली फ्लाई कर पाते हैं, क्योंकि इनकी बोन्स क्या होती हैं, लाइट इन वेट होती है, इनको लाइट इन वेट बनाते हैं, तो ये फ्लाई कर पाते हैं बर्ड्स जो हैं वो। क्लियर है, ठीक है। तो मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। सिमिलरली ऐसे अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस कैसी हैं, इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ये वाटर में सर्वाइव करती हैं, ठीक है। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू नहीं, इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। तो ये सब बातें होगी। और इनकी बॉडी किससे कवर होती है, फैदर से नहीं होगी, हेयर से नहीं होगी, स्केल से कवर होती है इनकी बॉडी। क्लियर है। तो ये होगी बात नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। अब इसमें क्या होगा, एक टर्म आती है होमोलॉजी, ठीक है। ध्यान से समझेंगे होमोलॉजी टर्म को। होमोलॉजी टर्म आएगी इसके अंदर। तो होमोलॉजी क्या होता है, होमोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की, कि वो किस कॉमन फॉर्म से जो है डिराइव हुए हैं, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ कंपेरेबल ऑर्गेनिज्म, जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, और ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन फॉर्म फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, ठीक है, फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, ठीक है। किस कॉमन फॉर्म से वो डिराइव हुए हैं, उस बात को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, और कंपेरेबल ऑर्गेनिजम्स की रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, किसके अंदर, होमोलॉजी के अंदर। ये टर्म को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, होमोलॉजी के बारे में। और कर लिया नोट। और क्या आएगा होमोलॉजी में, जैसे हमें पता है अगर हम लैंड वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे, लैंड वर्टिब्रेट्स की। सपोज हमने बात की लैंड वर्टिब्रेट्स की, तो लैंड वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, हमें पता है कि जितने भी लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो 4 आर्म का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, पेंटाडेक्टाइलस है, ठीक है। लैंड वर्टिब्रेट्स में क्या है, 4 आर्म जो है, ठीक है, इज बेसिकली व्हाट, इज बेसिकली हैव
पेंटाडेक्टाइल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इस पेंटाडेक्टाइल का मतलब क्या है? पेंटा मीन्स 5, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पेंटा का मतलब 5, और डेक्टाइल का मतलब होता है बायो में फिंगर्स। किसका मतलब होता है? डेक्टाइल का मतलब क्या होता है? फिंगर्स, डेक्टाइलस, ठीक है। तो यानी कि लैंड वर्टिब्रेट्स में हम 4 आर्म देखेंगे। ये होमोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं हम। किसको डिस्कस कर रहे हैं? होमोलॉजी को। जैसे कि अब हमने बात की, ये जो 4 आर्म है जो पेंटाडेक्टाइलस कॉन्स्टिट्यूशन की है, इसमें क्या होगा? ये इंटरनली तो क्या रहेगी? सेम रहेगी, यानी इसका स्ट्रक्चर जो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर वो क्या है? सेम है, लेकिन ये एक्सटर्नली डिफरेंट अपीयर होगी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और डिफरेंट ही फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बात की ह्यूमन के अंदर ये जो पेंटाडेक्टाइल कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए होगा? कॉन्स्टिट्यूशन पेंटाडेक्टाइलस ह्यूमन के अंदर ग्रास्पिंग के लिए, 4 आर्म का, फॉर ग्रास्पिंग, ठीक है। सिमिलरली हॉर्स के अंदर किस लिए होगा? फॉर रनिंग के लिए होगा हॉर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, व्हेल के अंदर किस लिए होगा? स्विमिंग के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके अंदर किस लिए होगा? फ्लाइंग के लिए होगा। तो क्लियर है, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे और अलग अलग ही इनकी अपीयरेंस होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्लियर है। लेकिन सबका बेसिक क्या है कि वो एक कॉमन फॉर्म से आए, वो क्या है? पेंटाडेक्टाइल कॉन्स्टिट्यूशन। तो होमोलॉजी क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। इसको भी नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। थर्ड सिस्टम आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहता है? इसमें सिंपल सी बात है, फाइलोजेनेटिक हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के। फाइलोजेनेटिक टर्म का मतलब कि इसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगी, ठीक है। यानी कि जो फाइलोजेनेटिक, थर्ड आ गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ये इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ये किस कंसेप्ट पे बेसिस है? ये बेस है किसका? डार्विन की बुक पे बेस है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। डार्विन की कौन सी बुक? की स्पीसीज ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। किसकी? ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन। किस पे बेस है ये? फ्रॉम डार्विन्स बुक। कौन सी बुक? डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है बेटे, मैं आपको बता देती हूँ, वैसे ही हमारा 12th का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर लाइफ, ठीक है। अब किसी ने लाइफ के लिए स्ट्रगल किया, वो उस एनवायरनमेंट में क्या हुआ? फिट हुआ, यानी कि वो किसको फॉलो करेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, और तब जाके वो नेचुरली सेलेक्टेड होगा और वहाँ पर ओरिजिन, नई जो स्पीसीज है उसकी ओरिजिन होगी, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ से आ गया हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर है। इसको भी रब करेंगे, यानी इसके अंदर 2 बातें आएंगी फाइलोजेनेटिक के अंदर। इसमें हम प्रिमिटिवनेस भी देखेंगे और एडवांसमेंट भी देखेंगे ऑर्गेनिज्म की, दोनों फीचर को कंपेयर करेंगे। तभी हमने बोला कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है प्रिमिटिव और एडवांस दोनों टाइप के फीचर्स के अंदर, ठीक है। नोट करेंगे इसको। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, एक आती है साइटोटैक्सोनॉमी और एक आती है कीमोटैक्सोनॉमी। सॉरी, ठीक है। 2 टर्म्स आई, कौन सी? एक तो आई साइटोटैक्सोनॉमी, पहले हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं किस बेसिस पर? साइटोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पर, ठीक है। किसके बेसिस पर? साइटोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पे।
ठीक है, अब ये साइटोलॉजिकल स्टडीज़ क्या होती हैं? साइटोलॉजिकल स्टडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी करना, उन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ठीक है, और फिर मियोसिस कैसी हो रही है उन क्रोमोसोम्स के अंदर, मियोसिस के नेचर को स्टडी करना। तो ये आता है साइटोलॉजिकल स्टडी में, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स प्रेजेंट होती हैं और वो जीन्स ही क्या कैरी करती हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान से समझेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड देन मियोटिक नेचर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये आ जाता है हमारा साइटोलॉजिकल स्टडीज के अंदर। अब हमें मालूम है कि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, लेकिन एप्स में कितने होते हैं? 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। और हम छोटे होते से ये भी पढ़ते आए हैं कि जो वो ह्यूमंस हैं वो इवोल्व हुए हैं किनसे? एप से, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? क्रोमोसोम के नंबर में रिडक्शन हो गया। तो समझेंगे इस बात को कि वो रिडक्शन किस वजह से होता है, ठीक है। ह्यूमंस में कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, जबकि एप्स में कितने हैं? 48 क्रोमोसोम हैं। और एप से ही कौन इवॉल्व हुए हैं? ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है क्रोमोसोम में। तो रिडक्शन कैसे होती है क्रोमोसोम में, उसको देखते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। सपोज क्या है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है, हमें पता है, ठीक है। और एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा? ये जो सेंट्रोमियर होता है ये एक एंड की तरफ ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट नियर वन एंड, सेंट्रोमियर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होंगे और उनकी क्या होगी? होल लॉन्ग आर्म ट्रांसलोकेशन हो जाती है। जैसे कि मान लो एक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है, उसकी एक लॉन्ग आर्म वहाँ से ली हमने और उसकी फ्यूजन करवाई दूसरे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म के साथ, तो ये क्या हो गई? होल आर्म की ट्रांसलोकेशन हो गई बिटवीन 2 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो ऐसे क्या होती है? फ्यूजन के द्वारा एक क्रोमोसोम नंबर जो है पेयर कम हो जाता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान में रखनी है ये वर्डिंग सब, क्योंकि असर्शन रीजन में एज इट इज भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, इसको नोट करेंगे। फिर हम अपनी सेकंड टर्म पढ़ेंगे, कीमोटेक्सोनॉमी। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी ना कि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता क्या है। ज़्यादा नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसा क्रोमोसोम है जिसके अंदर जो सेंट्रोमियर है, जिससे हमारी 4 आर्म्स जो है वो अटैच हैं, वो एक एंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक शॉर्ट आर्म एक लॉन्ग आर्म होती है, ठीक है। अब एक लॉन्ग आर्म की फ्यूजन हो जाएगी दूसरे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म के साथ, इसी को क्या बोलते हैं? होल आर्म ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्लियर है, मैंने 2 to 3 टाइम्स रिपीट कर दी है सेम लाइन, तो आपको रिमाइंड रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आई कीमोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास? कीमोटेक्सोनॉमी आई। कीमोटेक्सोनॉमी में क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पर? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे? केमिकल। वहाँ पर साइटोलॉजिकल स्टडीज थी, साइटोटेक्सोनॉमी में, कीमोटेक्सोनॉमी में हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आता है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन्स आ जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसेस आ जाएंगी। ये सब क्या हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो वो स्टडी कहलाती है कीमोटेक्सोनॉमी। क्लियर है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? ऑलमोस्ट स्टेबल होता है और नॉट इजीली चेंज्ड, ठीक है। तो इसको भी नोट करेंगे।
तो यहाँ पर आज कॉमन सी बातें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों थी, 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, उसमें 2 साइंटिस्ट एरिस्टोटल और प्लाइनी ने क्या क्या कहा था, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं कंपेरेबल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। और फिर थर्ड हमने पढ़ा था फाइलोजेनेटिक, जिसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में हमने ये 2 टर्म्स पढ़ी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। तो आज का लेक्चर को हम यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। इंपॉर्टेंट वन है, क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और चैनल आप सबने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो बच्चे जी कर दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको लेक्चर कैसे लगते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।